हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य। आज हम लोग टेक्निकल का यूपीपीसीएल TG2 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों 27 मार्च का ये पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का। यूपीपीसीएल TG2 की डेट निर्धारित हो गई है। आज है आपका पहला पेपर रहेगा आपका 3 नवंबर को। 3 फिर उसके बाद है 7, 8, 9, 10, 11, 6 दिन में, एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर होगा। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए और कंप्यूटर को बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करते हुए चलिए, क्योंकि सिलेक्शन तो नहीं दिलाएगा कंप्यूटर, लेकिन हाँ आपके सिलेक्शन की क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। तो टेक्निकल को भी बहुत अच्छे से आपको कवर करते हुए चलना है। मैं आपको 27 मार्च का जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आए थे वो सारे मैं आज सॉल्व करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत किया जाए पहले क्वेश्चन से। कह रहा निम्नांकित प्रतीक की सहायता से मापन यंत्र के प्रकार की पहचान कीजिए। ये कह रहा है कि कोई इंस्ट्रूमेंट यंत्र है, कोई इंस्ट्रूमेंट यंत्र है, बताना है कौन सा है। कह रहा है पहला कि विद्युत गतिकीय भागफल यंत्र है, चल लौह यंत्र है, चल कुंडली यंत्र है, परिबद्ध विद्युत गतिकीय भागफल यंत्र है। तो दोस्तों बताइए देख कर डायग्राम कौन सा है। यह मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। कम से कम 27 मार्च 2021 का जो यूपीपीसीएल TG2 का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, कम से कम 17 या 18 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो ये सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करते हुए चलना है। चलिए मैं आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल याद कराता हूं। देखिए मैंने आपके लिए बहुत सारे नॉलेज फुल सिंबल्स लगा रखे हैं जो आपके काम आएंगे। उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो पेपर में इस बार आ सकता है। तो बहुत गहराई से बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करते हुए चलनी है, जिससे आपका सीट एक कंफर्म हो जाए। 889 वैकेंसी में आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स देखिए ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिंबल हैं। रजिस्टर, देखिए रजिस्टर का सिंबल ये है। ये एमीटर का, ये नहीं बताया है कि AC मीटर कौन सा है, DC एमीटर कौन सा। देखिए अगर AC एमीटर होगा, AC एमीटर, तो उसका सिंबल कैसे बनेगा AC एमीटर का। सिर्फ ये तो एमीटर का सिंबल था, ये एमीटर का। अगर हम नीचे इसके ऐसे वेव फॉर्म बना दें, साइनसोइडल वेव फॉर्म बना दें, तो AC एमीटर कहलाएगा। DC एमीटर का मतलब वो एमीटर के सिंबल में हम बिल्कुल एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते, छोटा सा एक नीचे, वो DC एमीटर कहलाएगा। आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि AC एमीटर है तो DC एमीटर इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे और वेव फॉर्म बना देंगे तो AC। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, ये मोटर का है। मोटर भी DC मोटर होते हैं, AC मोटर होते हैं। और देखिए ये इंडक्टर का सिंबल आपके सामने है। ये स्विच का है, स्विच सिंगल स्विच होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्विच भी होता है, डबल थ्रो स्विच भी होता है। ये लैंप का है सिंबल, अलग अलग लैंप के सिंबल होते हैं। कैपेसिटर के सिंबल तो खूब आप बनाते होंगे। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। इन सब सिंबल को बिल्कुल आप कहीं कॉपी में बना लीजिए। ये DC वोल्टेज सोर्स का है, ये डायोड का है। चलिए और इम्पॉर्टेंट आपके सिंबल मैं आपको दिखाता हूं, यही आपको याद करा देता हूं। देखिए यह है 3 फेज आइसोलेटर का सिंबल। सिंगल फेज आइसोलेटर, देखिए सिंगल फेज आइसोलेटर में क्या रहेगा, ये होगा सिंगल फेज आइसोलेटर। अगर आप क्या करेंगे इसी में ये क्रॉस बना देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 फेज आइसोलेटर। कितना सिंपल है, आपको एक बार में याद हो जाएगा, बस देखते रहिए आप। देखिए सीलिंग माउंटेड फैन का ये है, ये पूछा जाता है सीलिंग माउंटेड फैन का। और ये एग्जॉस्ट फैन का भी पूछा जाता है। ये ऐसे एक वर्गाकार बॉक्स होता है और ये 3 ब्लेड होते हैं। ये हो गया आपका एग्जॉस्ट फैन का होता है, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा, आप एग्जॉस्ट फैन का ये बना लेंगे। सीलिंग फैन का ये सर्कल में रहेगा, सीलिंग फैन का सर्कल में रहेगा, सीलिंग फैन का ऐसे सर्कल में रहेगा। देखिए ये अर्थ कनेक्शन का भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये सारे सिंबल मैंने लगा रखे हैं आपके लिए।
देखिए अब अभी मैं बोल रहा था स्विच का सिंबल होता है, ये स्विच होता है एक पोल या दो पोल का, ये स्विच होता है दो वे का, ये होता है मल्टी वे का, ये होता है इंटरमीडिएट का। ये सारी चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपके ये बहुत काम आएंगे। अभी देखिए इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे, इसी सिंबल में देखिएगा, देखिए ये सिंबल हैं आपके, देख लीजिए NPN, PNP। अभी मैं सारा सिंबल आपको सिखा दूंगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस वीडियो को पॉज करिए, देखकर बताइए कौन से प्रकार का स्टार्टर है, देखकर बताइए जरा। कह रहा है कि यह स्टार जनरल सिंबल है, कह रहा है रियोस्टेट स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो माय डियर फ्रेंड्स यह स्टार डेल्टा स्टार्टर है। यह कौन सा स्टार्टर है? स्टार डेल्टा स्टार्टर है। देखिए दिल थाम के बैठिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए कितने अच्छे वे में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यह किस प्रकार का स्टार्टर है? स्टार डेल्टा। कैसे बना? स्टार का ये सिंबल है, डेल्टा का ये सिंबल है, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, क्या बन गया? स्टार डेल्टा। और हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया तो ये हो गया स्टार डेल्टा का स्टार्टर का सिंबल। स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल हो गया दोस्तों ये। चलिए बहुत सारे सिंबल आपको दिखाता हूं मैं। देखिए ये ट्रांसफार्मर के सिंबल हैं। एयर कोर ट्रांसफार्मर का सिंबल ये है। एक होता है आयरन कोर, देखिए आयरन कोर होता, सीटी होता, पीटी होता, 3 फेज ट्रांसफार्मर होता, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता, और सभी के अलग अलग सिंबल होते हैं, सिंबल्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए पहला सिंबल जो यहाँ शो हो रहा है वो एयर कोर ट्रांसफार्मर है, यह भी एयर कोर ट्रांसफार्मर है, और यह भी एयर कोर ट्रांसफार्मर है। तीनों हो गए एयर कोर ट्रांसफार्मर के सिंबल। फिर क्या है? यह है एयर कोर ट्रांसफार्मर, यहाँ है आपका आयरन कोर ट्रांसफार्मर, इसमें होता है सैचुरेबल रिएक्टर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। और देख लीजिए अलग, यह है आपका, यह वाले ट्रांसफार्मर के सिंबल आप बनाते होंगे, लेकिन बीच में मैंने एक एरो लगा दिया तो वो हो गया वेरिएबल। ये देखिए यह भी वेरिएबल का सिंबल है, यह है वेरिएबल का। देखिए करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल आपको यहां बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा होगा, बिल्कुल। ये ड्यूल कोर है सीटी, ये ड्यूल कोर करंट ट्रांसफार्मर 2 सेकेंडरी का है। देखिए ये सीटी का है, सीटी का है आपका। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, सीटी और पीटी। यह है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब, स्टेप डाउन का मतलब, जैसे स्टेप अप हो रहा है तो प्राइमरी में कम टर्न्स होंगे, सेकेंडरी में ज्यादा होंगे, दिस कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और सेकेंडरी में बहुत कम होंगे, तो क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ये सारे सिंबल का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए यहाँ भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर के आपके सिंबल दिखाए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑटो ट्रांसफार्मर का देखिए सिंबल, आपसे पूछा जाएगा वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल। चलिए और आप सिंबल देखिए और इन सब चीजों को कहीं नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यह 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज का 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यह देख रहे हैं 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज का 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज सेपरेट वाइंडिंग है। ये करंट ट्रांसफार्मर का है, ये भी करंट ट्रांसफार्मर का है। करंट ट्रांसफार्मर विद 3 कंडक्टर। यह है चोक, वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 फेज का स्टार डेल्टा जिगजैग ट्रांसफार्मर आपके सामने दिख रहा है। ये देख लीजिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर सिंबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अभी जो मैंने सिखाया था उसी सिंबल में से एक क्वेश्चन आ गया। कह रहा दिए गए प्रतीक में ट्रांसफार्मर के प्रकार को पहचानिए।
कह रहा है कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर है, आप ही देख के बताइए ना कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर है। अभी तो मैंने सिखाया था। कह रहा है 2 कोर वाला सीटी है, एयर कोर वाला है पीटी, एयर कोर का सीटी है, कॉमन क्रोड के साथ विभव ट्रांसफार्मर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या दिख रहा है इसमें, करंट ट्रांसफार्मर विथ 2 कोर, 2 क्रोड वाला सीटी है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका क्या आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। देखिए कह रहा है विद्युत चिन्ह की पहचान करें। कह रहा है किस प्रकार का है ये सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल। कह रहा बेल है, कह रहा प्लग है, कह रहा लिंक है कि बजर है। बताइए कौन से प्रकार का सिंबल आपके सामने दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यह है बजर। अगर बेल होता तो कैसे होता, ये जो डी है ना, ये डी आप ऐसे बना दीजिए, ये हो गया आपका बजर, ये हो गया आपका बेल। सॉरी दोस्तों, ये बेल का सिंबल है। अगर उल्टा डी है, अगर ये सिंबल है तो ये होगा बजर। बजर और बेल में बस थोड़ा सा ही अंतर है। अगर देखिए जो बेल है उसी को वाइस वर्सा कर दें, उसका उल्टा कर दें तो वो बन जाएगा आपका बजर, और बजर का वाइस वर्सा कर दें तो बेल बन जाएगा। देखिए आपके लिए मैंने सिंबल लगा रखे हैं। देखिए अभी यही तो पूछ रहा था। ये देखिए ये है आपका बेल, बेल का मतलब घंटी। देखिए यहाँ आपका क्लियर देखिए विजुअल हो रहा होगा। मैंने यही तो बताया कि डी ऐसे बना लीजिए, डी को आपने ऐसे बना दिया और ऐसे बना लीजिए, और ये है ना ट्रिंग ट्रिंग, ऐसे ही तो घंटी आप बजाते हैं। तो ये है क्या, बेल, बेल मतलब घंटी। बजर, ये है आपका बजर, उल्टा डी करके आपने सिंबल लगा दिया तो बजर हो गया। लाउड स्पीकर का यह सिंबल है माय डियर फ्रेंड्स। और देख लीजिए ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, ये हो गया। एलईडी का सिंबल है, लाइट रात में टॉर्च जलाते हैं ना तो बाहर की तरफ प्रकाश जाता है, ऐसे याद रहेगा कि जो बाहर की तरफ अगर 2 एरो जाएगा तो हो जाएगा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए ये है कैपेसिटर का सिंबल, यह है इलेक्ट्रोलाइट का, फ्यूज का, रजिस्टर का, वेरिएबल रजिस्टर का, इंडक्टर का, माइक्रोफोन का, फिलामेंट लैंप का और ट्रांजिस्टर का। इन सभी चीजों को आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए ये सारे सिंबल हैं आपके सामने, अभी मैंने आपको सिखाया था। मोटर, मोटर में अगर मैं ये सिंबल बना के नीचे एक लाइन खींच दूं हॉरिजॉन्टल तो ये हो जाएगा डीसी मोटर। अगर मैं इसमें एम लिख दूं, अगर मैं ऐसे कर्व बना दूं तो ये हो जाएगा आपका एसी मोटर। सेम ऐसे ही अगर मैं एक ऐसे यहाँ जी लिख दूं, मतलब जी मतलब जनरेटर, वैसे ही ए का मतलब होता है एमीटर, भी का मतलब वोल्ट मीटर, जी का मतलब जनरेटर, एम का मतलब मोटर, लाउड स्पीकर, लैंप, सारे चीजों के सिंबल आपके सामने क्लियर विजुअल हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है ये आपसे। कह रहा एक भार पर एसी वोल्टता प्रयुक्त की जाती है तथा प्रयुक्त वोल्टता का तरंग रूप और धारा निम्नांकित चित्र में दिखाया गया है। कह रहा किस प्रकार का लोड होगा, तो 3 प्रकार के लोड होते हैं, रजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड, और तीनों के अलग अलग वक्र खींचे जाते हैं। देखिए आपको ध्यान में क्या रखना है, करंट अगर लीड करे तो कैपेसिटिव लोड लीड करे करंट, सिर्फ एक चीज से ध्यान रखिएगा वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। सिर्फ करंट को लेकर आप ध्यान में रखिए, करंट लीड करे तो कैपेसिटिव लोड, करंट लैग करे तो इंडक्टिव लोड, और सेम फेज में रहे तो रजिस्टिव लोड। सो सिंपल, वोल्टेज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जहां करंट लीड करता है वोल्टेज लैग कर जाता है, और जहां करंट लैग करता है वोल्टेज लीड कर जाता है, वहीं हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है। देखिए यह वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, सिर्फ करंट को ध्यान दीजिए। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, शुद्ध इंडक्टिव लोड। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यह कौन सा है,
कौन से मोटर का डायग्राम है, कौन से जनरेटर का डायग्राम है। ये कह रहा है कि परिपथ में एक मशीन दिखाई गई है, इसका डायग्राम देख के बताइए किस प्रकार का जनरेटर है। देखिए जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? दो प्रकार के, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर तीन प्रकार का होता है, सीरीज, शंट, कंपाउंड। और कंपाउंड दो प्रकार का होता है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। और लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट भी दो प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। आते हैं, आपको सारे डायग्राम दिखाते हैं, देखिएगा आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, क्या मैंने सिखाया था? सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। और जो सेल्फ होता है वो तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा? सीरीज, शंट, कंपाउंड। कंपाउंड दो प्रकार का होता है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। और लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। इसके अलग अलग डायग्राम होते हैं। आर्मेचर के सीरीज में अगर फील्ड वाइंडिंग है, दिस कॉल्ड सीरीज जनरेटर। आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग है, दिस कॉल्ड डीसी शंट जनरेटर। और सीरीज पैरेलल में दोनों में है तो कंपाउंड। देखिए आपके सामने ये सारे सिंबल हैं। आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग है तो कौन से प्रकार का जनरेटर? डीसी शंट जनरेटर। आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग है तो डीसी सीरीज जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर मैंने बताया था दो प्रकार का होता है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। यह भी दो दो प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव, डिफरेंशियल। कम से कम डायग्राम देखकर पहचान तो पाए आप। यह देखिए फील्ड वाइंडिंग बिल्कुल अलग है, दिस कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ध्यान में रखिएगा आप हमेशा। देखिए यहां भी मैंने आपको क्लियर बना के रखा है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आर्मेचर के अगर सीरीज में कोई वाइंडिंग लगा रहे हैं तो मोटे वायर के कम टर्न्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं डीसी सीरीज जनरेटर। और जनरेटर में क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज एक ही दिशा में होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यह दो कार्बन ब्रश लगे हैं, उसके बाद ये आर्मेचर की कॉइल्ड है, फील्ड की कॉइल्ड है। और यहां से हम क्या करते हैं? सप्लाई टर्मिनल से सप्लाई लेते हैं, क्योंकि जनरेटर है ये। आगे देख लीजिए, देखिए आप बताइए ये किस प्रकार का जनरेटर? यही मैं आपको क्लियर कर देता हूं, किस प्रकार का जनरेटर है महाराज? कहेंगे शॉर्ट शंट। कैसे पता चला सर? क्योंकि आर्मेचर तक ही इसकी वाइंडिंग है। अगर मैं इस शंट फील्ड की वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड के सीरीज में कर दूं, मतलब मैं इस वाले वाइंडिंग को बिल्कुल यहां लगा दूं, आपको मैं दिखा दे रहा हूं, ये मैं ऐसे लगा दूं यहां, तो ये हो जाएगा लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल बच्चों जैसी तो बात है, इसमें लोड लेना ही नहीं है। जनरेटर किसे कहते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी प्रकार की हो सकती है या डीसी प्रकार की। अगर डीसी प्रकार की है तो डीसी जनरेटर, एसी प्रकार की है तो एसी जनरेटर। देखिए डीसी जनरेटर में मेन कुछ निम्नलिखित पार्ट होते हैं। इसके दो मेन पार्ट होते हैं दोस्तों, स्टेटर, रोटर। ये सारे के सारे आपको पार्ट्स क्लियर विजुअल हो रहे होंगे। बाहर का जो हिस्सा होता है उसे योक कहते हैं, फ्रेम कहते हैं, बॉडी कहते हैं, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। यह देखिए आपका बिल्कुल खुला हुआ डीसी जनरेटर मैंने आपको क्लियर विजुअल दिखाया है। यह सामने वाला है क्या? यह कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का काम दो प्रकार का होता है। डीसी जनरेटर है तो इसमें क्या होगा? एसी को डीसी में चेंज करेगा, और डीसी मोटर है तो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज करेगा। क्योंकि फैराडे लॉ जो होता है ना सिर्फ एसी पर लागू होता है। इसमें और पॉइंट्स क्या याद रखने की जरूरत है आपको? जो हम देखिए जो इंटरपोल लगाते हैं उसकी वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में करते हैं। यह बात आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
देखिए यह है आपका रोटर, ये कम्यूटेटर लगा है, कहाँ लगता है, शाफ्ट पे। ये है आर्मेचर के स्लॉट। आर्मेचर में स्लॉट कितने प्रकार से काटे जाते हैं, खांचा जिसमें वाइंडिंग आप पहनाते हो 3 प्रकार का, ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट और क्लोज स्लॉट। इसमें कहेंगे आप सर किस प्रकार का स्लॉट है, मैं कहूंगा सेमी क्लोज स्लॉट। इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, इसमें वाइंडिंग पहनाना आसान होता है और वाइंडिंग पहनाने के बाद जब मोटर चलती है तो आसानी से यह वाइंडिंग खुल के गिरता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अब तो इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे, हंसते हंसते इसको कर ले जाएंगे, कहेंगे सर ये तो बिल्कुल बच्चों वाला गेम हो गया। आर्मेचर है, इसके पैरेलल में एक वाइंडिंग लगा दिया मैंने, फील्ड वाइंडिंग। कौन से प्रकार का जनरेटर हो गया, ये शंट जनरेटर हो गया, बस हो गया, इसका खेला हो गया, खत्म। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके सामने हमेशा आती रहेगी। कह रहा चित्र में दिखाए गए चेतावनी चिन्ह की पहचान करो। कौन सी बड़ी बात है ये चेतावनी चिन्ह, हम पहचान के तुरंत बता देंगे। कह रहा खतरे का चेतावनी जोखिम है, कह रहा लेजर विकिरण है, विस्फोट का है, आग का है, तो लेजर रेडिएशन है ये। डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन मैं आपको दिखाता हूं, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यह है आपके डेंजर वाले सिंबल, आपने खूब देखा होगा इसे। ये हजार्ड के सिंबल हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यह हैं आपके डेंजर के सिंबल, उसमें जो दिखा रहा था वो रेडिएशन का था, इसमें देख लीजिए याद, रेडिएशन का यही तो है, रेडिएशन का सिंबल यही तो है, रेडिएशन का। मैग्नेटिक फील्ड का है, उसके बाद इसमें हाई वोल्टेज का है, डेंजर का है, रेडिएशन का ये भी होता। ये टॉक्सिक, टॉक्सिक जहरीला, फ्लेमेबल, आग जल रहा है तो फ्लेमेबल हो गया, टॉक्सिक हड्डी कंकाल बना दिया तो टॉक्सिक हो गया। आजकल तो इंस्टाग्राम पे खूब टॉक्सिक फ्रेंड खेल गए होंगे आप, चलिए उसमें बहुत सारे वायरल वीडियो आते हैं टॉक्सिक के। चलिए ये देखिए, कह रहा निम्नांकित प्रतीक किस प्रकार के शक्ति इलेक्ट्रॉन का उपकरण है, बताइए इस क्वेश्चन में है कोई दम। अगर आपने पढ़ा है तो कहेंगे बिल्कुल नहीं दम है सर, ये तो बिल्कुल लल्लन टॉप से हैं और सारे मुझे बन जाएंगे। देखिए मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं, मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट। याद रखना आसान है कि कठिन, आप कहेंगे सर अभी तो मेरे लिए बिल्कुल कठिन है, मैं कहूँगा अभी बिल्कुल आसान कर देता हूँ। देखिए पहले ट्रांजिस्टर का सिंबल सीखिए, फिर मॉसफेट पे आइएगा, बिल्कुल जादू की तरह ये सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया एमीटर। अगर एमीटर का जो एरो है अंदर की ओर जा रहा है तो अंदर की ओर जाने का मतलब बोलते पहुंचना, क्या बोलते हैं, पहुंचना, और पहुंचना मतलब PNP। क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, PNP। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ेगी गाड़ी तभी तो आपको समझ में आएगा। देखिए अगर ये एरो बाहर की तरफ निकल रहा है, आप कहेंगे सर निकलना, बाहर की तरफ मतलब निकलना, निकलना मतलब हम क्या जानते हैं, NPN हो गया। आइए इसी से रिलेट करके मैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। कहेंगे सर मजा खड़ा हो गया, कि देखिए एन चैनल मॉसफेट है, ये क्या है, एन चैनल मॉसफेट है। पी चैनल कैसे याद रखेंगे, यह पहुंच रहा है तो पहुंच रहा है तो एन चैनल हो गया, यह निकल रहा है तो पी चैनल हो गया। मतलब जो बीजेटी होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसका ठीक उल्टा सिंबल होगा, किसमें, मॉसफेट में। चलिए और मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिए अब आप तो बिल्कुल क्लियर बता देंगे। यह जो है ना ड्रेन हो गया, गेट हो गया और सोर्स हो गया। देखिए यह जो इनहैंसमेंट मोड मॉसफेट है, एन चैनल का मतलब यह पहुंच रहा है मतलब एन चैनल, उल्टा निकल रहा है मतलब पी चैनल एन चैनल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत काम की चीज आपके पास
साबित होने वाली है। देखिए ये क्या है, ये कौन सा बवाल है, इनहैंसमेंट मोड है, डिप्लीशन मोड है। कैसे आप पहचानेंगे, इनहैंसमेंट मोड में क्या होगा, अलग अलग एरो होता है। देखिए कैसे, यहाँ डॉट डॉट डॉट, तीन अलग अलग हो गए, यह एक हो गया। अगर सिर्फ एक है तो डिप्लीशन मोड हो गया, अलग अलग है तो इनहैंसमेंट हो गया, और पहुंच रहा है तो एन चैनल हो गया। देखिए यही तो आपके लिए था, यही तो मैंने सिखाया था। एनपीएन मतलब ये निकल रहा है तो एनपीएन, ये पहुंच रहा है तो पीएनपी। देखिए यह निकल रहा है तो यह निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह निकल रहा, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, इसका उल्टा, निकल रहा है तो पीएनपी और पहुंच रहा है तो एनपीएन, ठीक उल्टा। ये देख लीजिए सारे सिंबल हैं, पहुंच रहा है तो एन चैनल और निकल रहा है तो पी चैनल। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि निम्नांकित परीक्षण चित्र में उपकरण की पहचान करें। नियॉन टेस्ट लैंप हमने ले रखा है, नियॉन टेस्ट लैंप रखा है, तो ये कितने वोल्ट मापेगा, 210 वोल्ट से 240 वोल्ट। ऑप्शन में अगर ये 4 ऑप्शन होते तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे, इसका 210 से 240 याद रखेंगे। चलिए आ गया 22, कह रहा है ये एक वाइस का डायग्राम, ओपन पाइप वाइस है, बताइए जो एक नंबर लिखा है ये बताना ये क्या है, मूवेबल जॉ है, स्पिंडल है, फिक्स जॉ है या हैंडल है। आप कहेंगे सर स्पिंडल है, इसको तो मैंने आईटीआई और पॉलिटेक्निक और बीटेक कॉलेजों में बहुत देख रखे हैं, यह लगे होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल 3D डायग्राम, यही तो आपसे पूछ रहा था। इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल। इसमें 2 प्रकार के जॉ होते हैं, फिक्स और मूवेबल, और ये क्या कहलाती है, यह कहलाती है बॉडी। क्लियर क्लियर, बिल्कुल विजुअल है। देखिए आ गया, यही एक इसमें मूवेबल होता है, एक होता है फिक्स। आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर। देखिए मजा आया, ये इसमें भी सीख लीजिए, इसमें भी सीख लीजिए। ये है हैंडल, ये है स्क्रू, ये है स्लाइडिंग जॉ, ये स्टेशनरी जॉ है, ये है स्लाइड, यह बेस है, फिक्स बॉडी है। यही तो मैंने आपको सिखाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसका उड़ाते हैं गर्दा। देखिए यह क्या कह रहा है, निम्नलिखित उपकरण किस यंत्र की पहचान करना है। यह एक प्लायर है जो घर में आप यूज करते हैं, लेकिन प्लायर भी कई प्रकार के होते हैं, डायगोनल कटिंग प्लायर, कॉम्बिनेशनल प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। तो किस प्रकार का आपको दिख रहा है, ये फ्लैट नहीं दिख रहा है, आपको फ्लैट दिख रहा है, तो इसकी आकृति के अकॉर्डिंग ही तो इसके नाम पड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए कुछ दीदार करते हैं प्लायर का। यह देखिए, यह है आपके इलेक्ट्रिकल के टूल्स जो आप यूज करते हैं। ये पहला वाला क्या है, स्लिप जॉइंट प्लायर, टोंग ग्रुप्स प्लायर, नीडल नोज प्लायर। यह क्या है, लॉकिंग प्लायर। यह है वायर स्ट्रिपर, आप इसका खूब यूज करते होंगे स्टेशन सब स्टेशन में, कभी आपने अप्रेंटिस किया होगा तो इसको देखा होगा। ये लाइनमैन प्लायर बोलते हैं, इसको फेंसिंग प्लायर बोलते हैं, कटिंग प्लायर बोलते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। यह है स्क्रू ड्राइवर आपके सामने है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आप इसका आंसर दीजिए पहले खुद से। कह रहा दिए गए परिपथ में प्रत्येक डायोड से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। मतलब 2 डायोड है और दोनों में बताना है, पहले डायोड में कितनी करंट जा रही है और दूसरे डायोड में कितनी करंट जा रही है। डायोड पर वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है। तो आप क्या करिए माय डियर फ्रेंड्स, आप एक काम करिए, ये लूप बना लीजिए, फर्स्ट लगा दीजिए केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फर्स्ट लूप में। चलिए अप्लाई करिए, 15 वोल्ट माइनस 0.5 किलो ओम दिया, किलो का मतलब 10 के पावर 3 इंटू आई,
और कितना दिया है, ड्रॉप कितना दिया है 0.7 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 माइनस 0.7 माइनस 0.5 इंटू 10 के पावर 3 आई बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए। 14.3 बराबर ये हो गया 500 आई बराबर आपने क्या किया 14.3 बटे 500, दशमलव हटा लीजिए 143 बटे 5000, 5 का भाग दे लीजिए, आसानी रहेगी आपके लिए। 5 दूना 10, 5 बटे 40, 5 छक्का 30 बटे 1000। क्या किया मैंने 5 से ही काटा, 1000 का मतलब मिली एम्पियर। हो गई आसानी आपके लिए, इसीलिए मैंने उसको भाग नहीं दिया था। ये टोटल करंट आई, 2 डायोड लगे हैं, आधा आधा करंट हो जाएगी डिवाइड। 28.6 का आधा 14.3, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है दिए गए परिपथ में वोल्टेज VA का मान ज्ञात करें और डायोड कह रहा है डायोड का रेजिस्टेंस 0 मान लें। चलिए लगा देते हैं इसमें नियम। देखिए पहले तो आप बताइए सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज कितना होता है 0.7 होता है, जर्मेनियम का कितना होता है 0.3 होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेट होगा, यही तो ऑपरेट होंगे महाराज, जर्मेनियम वाले ही तो ऑपरेट होंगे। चलिए ऑपरेट करा दीजिए। 20 माइनस क्या है VA निकालना है बराबर 0.3। सॉल्व कर लीजिए। 20 में से 0.3 माइनस हुआ, आप कहेंगे सर 19.7 वोल्ट। ये हो गया आपका राइट आंसर 19.7, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह कौन सा क्वेश्चन है, यह क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए क्या पूछा जा रहा है, दिए गए आरेख के लिए एक परिक्रमण में F बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। टॉर्क बराबर क्या होता है, बताइए टॉर्क बराबर क्या होता है, F इंटू आर। तो F R मतलब क्या ना है यहाँ, अगर सिर्फ रेडियस होता तो क्या परिक्रमण में, परिक्रमण मतलब 2 पाई r हो जाएगा यहाँ। तो F इंटू 2 पाई r, ऑप्शन नंबर ए। यह तब के लिए सही होता जब सिर्फ त्रिज्या पे घूमता, पूरी परिधि पे नहीं घूमता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिए गए नेटवर्क में लॉजिक फंक्शन की पहचान करना है। यह किस प्रकार का है, कह रहा है कि यह किस प्रकार का है। चलिए आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं, आप आके पहले खुद से बता देंगे ये किस प्रकार का है। देखिए आपके लिए मैंने लगा रखा है। यह बताइए किस प्रकार का लॉजिक गेट दिख रहा है। आप कहेंगे सर ये तो और गेट है। आरटीआई पॉलिटेक्निक में प्रैक्टिकल किया होगा आपने और गेट का। और गेट का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है इनटू। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये इस सिंबल को याद रखिएगा, एक्स और एक्स नॉर, ये एंड गेट का सिंबल होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये एंड गेट का लॉजिक गेट होता है। इसमें देखिए इनटू होता है। जब मैं लॉजिक गेट पढ़ाऊंगा तो वहां आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, यह हो जाएगा और गेट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है दिए गए तंत्र में वोल्ट मापी का पाठ्यांक की गणना करें। 3 वोल्ट मीटर लगे हैं, VA, VR1, VR2, VR3। पूरा सर्किट दिखाया गया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखा है यहाँ, मैं लिख देता हूँ 3.3 किलो ओम है। यह कितने हैं, 1 किलो ओम है। यह कितने हैं, 4.3 किलो ओम है। क्या कह रहा है, यहाँ टूटा हुआ तार दिखाया गया है, बताइए। और तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगे हैं।
ओपन है तो वोल्टमीटर क्या आपको शो करेगा, तो इसका मतलब ओपन में जो करंट होता है वो कुछ फ्लो ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। वोल्टमीटर उस कंडीशन में क्या रीडिंग देगा? 0। और तीनों के तीनों वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देंगे? 0 0 0 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। कितना आसान क्वेश्चन था। बस पेपर में आपको धैर्य बना के चलना है, पेशेंस, धैर्य बना के चलना है। देखिए अब आपको ले चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ये डायग्राम वाले क्वेश्चन थे। देखिए ये आ गया पहला क्वेश्चन। इसमें है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग होता? तो परमाणु का केंद्रीय भाग कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता, प्रोटॉन होता, न्यूक्लियस होता, न्यूट्रॉन होता। आप कहेंगे सर न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होता और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? बताइए, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स? 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता? 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। कितना भारी होता है प्रोटॉन? 1840 गुना ज्यादा भारी होता है। इलेक्ट्रॉन भारी होता कि प्रोटॉन? आप कहेंगे सर प्रोटॉन भारी होता है। दोनों में रिलेशन भी होता है। कह रहा है कि एक 6 पोल का डीसी मशीन है, आर्मेचर में कैसा है? लैप वाइंडिंग है। और कैसा है? द्विक मतलब डबल, डबली या डबल कह सकते हैं, डबल लैप कुंडली है। इस मशीन में कितने समांतर पथ होंगे? आप ये बताइए। अगर सिंप्लेक्स होता, क्या होता माय डियर फ्रेंड्स? सिंप्लेक्स होता तो कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते? आप कहते 6। ये कह रहा है डबल, डबली है, डबल है और डबल लैप वाइंडिंग है तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा 2, 6 दूना 12। कितना आसान सा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बताइए। मुझे नहीं लगता इससे आसान सा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग। कभी कभी लगता है कि यार ये लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इजी भी होता है, मॉडरेट भी होता है और हाई भी होता है। बस धैर्य बना के आपको पेपर सॉल्व करना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के संदर्भ में गलत, इन्होंने तो इतना गलत 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 पूछा ना, इन्होंने ये नॉलेज आपका चेक कर रहे हैं। गलत के लिए 3 आपको सही पता होना चाहिए, 1 गलत पता होना चाहिए। ये नॉलेज आपसे चेक कराते हैं। ये कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के संबंध में कौन सा गलत है? कह रहा है इसे भाप मतलब स्टीम पावर स्टेशन की तरह चालू करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई से पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है और जनरेटर को घुमाता है, बिजली बन गई। इसके लिए बहुत निम्न आवेश की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी ऊर्जा का स्रोत है जो कि निःशुल्क उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है। यह काफ़ी साफ सुथरा होता है क्योंकि इसमें धुएं और आग का उत्पादन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। कह रहा इसमें बहुत कम पूंजी लगती है। क्या बात कर दिया भाई। 2 प्रकार के कॉस्ट होता है, इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, रनिंग कॉस्ट सबसे कम होता है। यह बात नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है जब इंडक्शन मोटर के साथ तुलना की जाती है तो एक सिंक्रोनस मोटर क्या क्या करेगा। सिंक्रोनस मोटर के बारे में सुन लीजिए। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता ही नहीं है, इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। डैम्पर वाइंडिंग से इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं या कोई भी हम ऑक्सिलरी मोटर की सहायता से सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। और सिंक्रोनस मोटर में 2 स्लिप रिंग लगता है, एक पॉजिटिव सप्लाई के लिए, एक नेगेटिव सप्लाई के लिए। अगर पूछा जाए सिंक्रोनस मोटर किस स्पीड पर चलता है तो सदैव सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। और पूछा जाए सिंक्रोनस मोटर में क्या सिंक्रोनस मोटर की कभी स्पीड कम हो सकती है सिंक्रोनस स्पीड से? आप कहेंगे सर होगी ही नहीं, अगर होगी तो बंद हो जाएगी। और सिंक्रोनस मोटर को लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग और यूनिटी तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है।
इसका मेन काम क्या है? लीडिंग पावर फैक्टर पे चलाना, पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करना। देखिए कह रहा है सभी शक्ति गुणक पर काम करता है, बिल्कुल काम करता है, सही बात। कह रहा दक्षता अधिक होती है, इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होती है। कह रहा महंगी होती है, बिल्कुल बात सही है। तीनों हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर देखिए तीनों किसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, डी इज राइट। आते अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में 0.5 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है। यदि पूर्ण भार आर्मेचर धारा दे रखा है तो मशीन द्वारा कह रहा है जनरेटर मोटर के रूप में काम करने पर प्रेरित ईएमएफ। तो पहले किसका पूछा जा रहा है? जनरेटर का। लिख लेते हैं जनरेटर, इसी का निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है AG बराबर V प्लस IARA। लिख लिया फार्मूला। कितना वोल्टेज दिया है? 220 वोल्ट दिया है। कितना आर्मेचर करंट दिया है? 20 दिया है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 220 प्लस 20 5 100, एक स्थान पर लगा दीजिए 10, 230 वोल्ट हो गया आपका। जनरेटर से कितना इंड्यूस हुआ? 230। किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है। एक और चेक कर लेते हैं मोटर के लिए। मोटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे सर EB बराबर होता है V माइनस IARA। चलिए रख लीजिए। V कितना? 220। आर्मेचर करेंट 20। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5। 20 5 100। 220 में से 10 गया 210। लीजिए हो गया सॉल्व। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर तो आपके लिए सवाल तो बिल्कुल बच्चों का गेम है। फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले पर रखिए और सॉल्व। देखिए कह रहा है एक विद्युत यांत्रिक सुरक्षा उपकरण है, कह रहा है जो लघुपथ और अधिभार के समय विद्युत की रक्षा करता है। कह रहा है कि थर्मल ओवरलोड के लिए बोलेंगे, कॉन्टैक्टर बोलेंगे, आइसोलेटिंग स्विच बोलेंगे और मिनीचर सर्किट बोलेंगे MCB। तो यही हो जाएगा सही। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। यह क्या करता है? शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड से बचाता है। आइसोलेटर क्या होता है? सदैव नो लोड पर ऑपरेट किया जाता है, हमेशा स्टेशन या सब स्टेशन की लाइट वाइट काटने के लिए। कह रहा है कि डीसी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है बहुत उच्च वोल्टेज पर उत्पादन आसान है, और ये गलत है। यही तो गलत है। डीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए यही गलत है। कह रहा चालकों पर कोई स्किन इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। एक डीसी लाइन में कम कोरोना हानि होती है और संचार परिपथ के साथ हस्तक्षेप घट जाता है, राइट। इसमें प्रेरकत्व, धारिता और काल विस्थापन का कोई समस्या नहीं होती, ये भी सही है। जो डीसी ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें जो स्किन इफेक्ट होता है वो 0 होता है, बहुत 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 कम होता है, और कोरोना लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। कह रहा है सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालत तो खोए बिना मोटर द्वारा विकसित अधिकतम बलागुण को क्या कहते हैं? तो ये कह रहा है कि पुल आउट टॉर्क कहते हैं, रनिंग टॉर्क कहते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं, पुलिंग टॉर्क कहते हैं। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसे कहते हैं पुल आउट टॉर्क। तुल्यकाली मतलब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनिज्म खोए बिना अगर जो टॉर्क डेवलप करती है उसे कहते हैं पुल आउट टॉर्क। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पुल आउट टॉर्क। देखिए सिरोपरि वितरण लाइन में विभागीय संयोजन हेतु कौन से प्रकार का जोड़ लगाते हैं? कह रहा है टी ज्वाइंट लगाते हैं, रैट टेल ज्वाइंट लगाते हैं, पिट रैट ज्वाइंट लगाते हैं, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट लगाते हैं। तो टी ज्वाइंट लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं? टी ज्वाइंट। इसकी थ्योरी के क्लास में मैं डिटेल से सभी कनेक्शन सिखा दूंगा जो ज्वाइंट होते हैं। कह रहा है कि एक 250 वोल्ट 4 ध्रुव तरंग कुंडली डीसी श्रेणी मोटर के आर्मेचर में 782 चालक हैं। इसमें संयुक्त आर्मेचर है और श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध 0.75 ओम है। मोटर 40 एम्पियर की धारा लेती है। बैक ईएमएफ की गणना कीजिए। बैक ईएमएफ का पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। लिख लिया आपने फॉर्मूला? चलिए इस पे अप्लाई कर दीजिए। अब ये है क्या? डीसी श्रेणी मोटर है। लोड करंट, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट सब बराबर होता है। 250 दिया वोल्ट। अब देख लीजिए कितना करंट दिया है, 40 एम्पियर दिया है। रेजिस्टेंस कितना दिया है?
0.75। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 250 माइनस, आप क्या करिए 75 में कर दीजिए 4 का गुणा, ये हो जाता है 300। 300 हो गया, और एक और जीरो 3000, कितने स्थान पर? 2 स्थान पर 30। तो 250 में 30 गया, कहेंगे 220, तो 220 वोल्टेज इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 राइट। मज़ा आ रहा होगा आपको। अगर आपके फॉर्मूले तैयार हैं तो ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए कह रहा है एक 3 कला प्रेरण मोटर 6 ध्रुवों के लिए कुंडलित है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति है। यदि मशीन 4% स्लिप पर प्रचालित है तो रोटर में धारा की फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए। चलिए स्लिप का फॉर्मूला क्या होता? रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू 100। अगर परसेंटेज लगा रहे हैं तो परसेंटेज, चलिए रख लीजिए। परसेंटेज स्लिप कितना दिया है? 4%। रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 दिया है, इंटू 100, परसेंटेज काट दीजिए। 50 दूना 100, क्या हुआ? परसेंटेज से परसेंटेज 4 बराबर 2F, तो F बराबर AFR है, FR बराबर 4/2, 2 हर्ट्ज आ गया। रोटर की फ्रीक्वेंसी कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स? रोटर की फ्रीक्वेंसी हो गया 2 हर्ट्ज। चलिए इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा कि चालन ड्राइव की तुलना में, मतलब AC चालन ड्राइव की तुलना में DC चालन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। कह रहा DC मोटर निर्धारित मान के 400% से अधिक बलागुण के प्रवर्तन और त्वरण में सक्षम होते हैं। AC से DC एकल शक्ति रूपांतरण में DC चालन कम जटिल है। कह रहा है AC मोटर से हल्के होते हैं। DC पुनर्योजी चालन प्रत्यावस्थान भारों के लिए निरंतर पुनर्जनन की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध है। इस क्षमता वाले AC चालन अधिक जटिल और महंगे होते हैं। तो दोस्तों गलत ये हो जाए कि AC मोटर से हल्के होते हैं, गलत है ये। जबकि DC मोटर भारी होते हैं, उसमें कैमुटेटर लगा होता है, कार्बन ब्रश लगा होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो हो जाएंगे भारी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज राइट। गलत बताना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 100 वाट 230 वोल्ट के रेटिंग के एक बल्ब के तप्त प्रतिरोध की गणना कीजिए। R बराबर हमें निकालना है, क्या दिया हमें? P बराबर दिया है 100 वाट और V बराबर क्या है? 230 वोल्ट। लगा दीजिए फार्मूला। P बराबर क्या होता है? V²/R। इसी पे पुट कर लीजिए। R निकालना है तो क्या हो जाएगा? V²/P। V की वैल्यू कितना है? 230 इंटू 230 और P कितना है? 100। R बराबर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1, अरे 1 0 से 1 0, 23 इंटू 23 बचा, तो 23 में 23 का गुणा करेंगे 529। ऑप्शन नंबर A इज़ माय डियर फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कटा है, ये 3 सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं ये क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि एक DC शंट मशीन इतना RPM पर 1500 RPM पर 250 वोल्ट का AC EMF विकसित करती है। 50 एम्पियर की आर्मेचर धारा के लिए इसका बलागुण और विकसित यांत्रिक शक्ति। तो विकसित यांत्रिक शक्ति का फॉर्मूला क्या होता? V × I। विकसित यांत्रिक शक्ति है ये, विकसित यांत्रिक शक्ति। विकसित यांत्रिक शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूले में रख लीजिए। विकसित यांत्रिक शक्ति बराबर मतलब डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट है और आपका करंट कितना है? 50। तो 25 में 5 का गुणा करेंगे 125, 2 0 और ये आपका वाट में दिया है। किलो वाट के लिए 1000 से भाग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 12.5 किलोवाट। कहीं है शक्ति 12.5, ऑप्शन नंबर बी में मिल गया है। टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? आप फॉर्मूला लिख लीजिए टॉर्क का।
फॉर्मूला क्या होगा, 60 इंटू AB IA अपॉन 2πn, इसमें रख दीजिए, आ जाएगा। और कितना आएगा, 79.6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक भार पर AC बोल्टता प्रयुक्त की जाती है, AC बोल्टता प्रयुक्त की जाती है। भार धारा स्रोत बोल्टता से 30 डिग्री के कोण पर अग्रगामी है। लोड तत्व क्या हो सकता है? क्या देखिए, कह रहा है कि जो करंट है सोर्स वोल्टेज से 30 डिग्री के कोण पर अग्रगामी है। मैंने क्या सिखाया था, करंट को ध्यान देना है। करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। कितने डिग्री से, 30 डिग्री से। तो 30 अगर 90 डिग्री से करती तो प्योर क्या हो जाता है, कैपेसिटिव लोड। तो प्योर कैपेसिटिव ना होके इसमें दोनों प्रकार के लोड होंगे, रजिस्टिव भी होगा और कैपेसिटिव भी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना लल्लन टॉप से छोटू सा सवाल है। कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोधक से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इस पर वोल्टता का मान। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको गलत करेगा, क्योंकि बहुत छोटू सा सवाल है ये। जितने पेपर देने वाले बच्चे होंगे ये सभी इसको सही कर लेंगे। 20 वोल्ट हो गया, तो 20 वोल्ट राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है क्लिप ऑन धारा मीटर। क्या है, क्लिप ऑन धारा मीटर। अधिभार ट्रिप परिपथों में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे? तो कह रहा है इग्निशन ट्रांसफार्मर, कह रहा है कि नियत वोल्टता कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या पल्स ट्रांसफार्मर। तो क्लिप ऑन मीटर में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। उसमें CT का प्रयोग किया जाता है, CT करंट ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं उसमें। कह रहा है कौन सा सक्रिय सेंसर नहीं है? पहला कह रहा है डायफ्राम, कह रहा है थर्मोकपल, कह रहा है पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस या फोटोवोल्टाइक सेल। तो कौन सा एक्टिव सेंसर नहीं है? डायफ्राम जो है ना एक्टिव सेंसर नहीं है, वो अनएक्टिव है। और थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिक और फोटोवोल्टाइक ये सब एक्टिव हैं। क्या कह रहा है, किसी दी गई दिशा में एक प्रकाश स्रोत का प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई दीप्त फ्लक्स क्या होगा? तो कह रहा है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा, ल्यूमेन होगा, लक्स होगा, इल्यूमिनेंस होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। किसी दी गई दिशा में एक प्रकाश स्रोत का प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिया गया दीप्त फ्लक्स क्या कहलाता है? दीप्त तीव्रता। ये इसका परिभाषा डिफिनीशन है। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण आवृत्ति शक्ति में कोई परिवर्तन किए बिना विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है? कह रहा है कि आवृत्ति और पावर चेंज ना हो, वोल्टेज के लेवल को घटाए बढ़ाए। तो ट्रांसफार्मर ही तो है जिसमें फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, पावर चेंज नहीं होता। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि संधारित्र प्रवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर के संबंध में एक गलत कथन का चयन करें। मतलब सही पता होना चाहिए 3। जब मोटर पूर्ण गति के साथ लगभग 75% गति पर चलती है तो प्रवर्तन कुंडली पथ वियोजित हो जाता है। राइट बात। प्रवर्तन कुंडली के साथ धारा श्रेणी में जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। संधारित्र को अत्यंत न्यूनतम कार्य करने की सेवा के लिए लगाया जाता है। सही बात है। कह रहा है मोटर जब पूर्ण गति के लगभग 75% गति पर चलती है तो कह रहा है कि अकेले केवल संधारित्र ही वियोजित होता है। यह हो जाएगा गलत कथन, और यही गलत ही तो बताना था हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ऐसी सामग्री है जिसमें किसके अभिलक्षण किसके बीच में होते हैं। तो अब कह रहा है चालक, कह रहा है कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में होता नहीं। और जो चालक की जो प्रॉपर्टी होती है चालक और इंसुलेटर के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि प्रेरण मोटर में निम्न में से किन प्रवर्तकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इंडक्शन मोटर में कौन कौन से स्टार्टर लगते हैं, तो क्या लगता है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, और ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर स्लिप रिंग है तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी लगता है, तो तीनों हो जाएगा। जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता वो सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही दोस्तों लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर 1000 आरपीएम गति पर चलती है और 8 पोल 3 कला प्रेरण मोटर को शक्ति की आपूर्ति करती है। मतलब एक अल्टरनेटर 3 फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहा है। क्या है, 8 पोल का मोटर है। यदि पूर्ण भार पर मोटर का स्लिप दिया है और पूर्ण भार पर मोटर की ही गति पूछ रहा है, सब कुछ मोटर का डाटा लेना है आपको। फॉर्मूला लिख दीजिए, परसेंटेज स्लिप बराबर होगा NS माइनस NR अपॉन NS गुणे 100। लिख दिया आपने, परसेंटेज में लगा दिया। 4% दिया है और NS आप देख लीजिए 8 पोल के लिए कितना सिंक्रोनस स्पीड देगा, कौन, जो मोटर है। तो आप कहेंगे सर 120 F 8 पोल का निकालना है। 4 दूना 8, 4 3 12, फिर काटा 2 से 15, 15 बचे 75, तो एक जीरो लग गया। 750 आ गया आरपीएम, रख लीजिए 750 आरपीएम माइनस NR बटे 750 आरपीएम और गुणा 100 परसेंटेज। अब काट लीजिए, 100 से काट 25 से काटिए, 25 चौके 100 और 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 है जीरो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 से 4 कट गया, 30 इधर आ गया तिर्यक गुणा में, 750 माइनस NR 750 है, तो NR बराबर पक्षांतर कर दीजिए, 750 में से 30 गया तो 720 आरपीएम। 720 आरपीएम देखिए है कोई, पहला ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि यदि दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे दो तारों को एक दूसरे के निकट लाया जाए तो उनके चुंबकीय क्षेत्र करेंगे। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट देखिए, मान लीजिए 2 कंडक्टर हैं, अगर मैं एक ही दिशा में धारा फ्लो करा रहा हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, यहाँ आकर्षित करेगा। यह पोल नहीं है, N पोल S पोल नहीं है, यह कंडक्टर है। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो करा दूँ तो ये क्या करेंगे, अब विकर्षित करेंगे, विकर्षित करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। अगर समान दिशा में धारा है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, राइट आंसर। कह रहा है समान है तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, विपरीत एक दूसरे को आकर्षित, तो विपरीत में एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो पहला सही था और चौथा सही। देखिए कौन से ऑप्शन में है, पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि N टर्न वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन में औसत EMF कितना होगा। यहाँ आप क्या करिए, 5 मैक्स लिख लीजिए, 5 मैक्स लिख लीजिए, 5 मैक्स लिख लीजिए, इसमें मत लिखिए। तो औसत EMF पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगर RMS पूछा जाता, जो आप याद करके रखे हैं, 4.44 5 मैक्स FN, अगर प्राइमरी के लिए होता तो N1 हो जाता, सेकेंडरी के लिए N2, और EMF के लिए, EMF का है ये समीकरण। अगर एवरेज पूछे तो सिर्फ लेते हैं 4। कह रहा है कि एक 3 फेज का अल्टरनेटर, कह रहा है कि एक 3 फेज का अल्टरनेटर स्थिर आर्मेचर के चारों ओर कम से कम वाइंडिंग स्पेस के सेट होते हैं। कह रहा है कि 61 20 2 30, तो 3 फेज की वाइंडिंग होती है, उस पर स्पेस अंतराल होता है 120 डिग्री का, इलेक्ट्रिकल डिग्री का। कह रहा है पवन ऊर्जा, कह रहा है कि पवन ऊर्जा के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। कह रहा है आउटपुट नियत और स्थिर नहीं होता, जो कि राइट बात है। स्थापन इंस्टॉलेशन के बाद कम लागत पर विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।
इंस्टॉलेशन के बाद कम लागत पर, बिल्कुल बात सही है। यह अप्रदूषणकारी, प्रदूषण नहीं फैलाता, बिल्कुल सही है। कह रहा पवन टरबाइन जो जनरेटर है कि घूर्णक पत्तियों को सार्थक मात्रा में विद्युत उत्पादन हेतु कम क्षेत्र में घुमाव होना चाहिए, नहीं, उसका बहुत ज़्यादा एरिया में घुमाव होना चाहिए, तो यही तो गलत है। कह रहा है उसको ब्लेड को घूमने के लिए कम एरिया की जरूरत पड़ेगी, जबकि उसके ब्लेड इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसको घूमने के लिए बहुत बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विद्युत शक्ति संचरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कह रहा है संचरण में कम ताप में क्या आवश्यकता होती है, यही गलत है। कह रहा है कि स्क्रीन इफेक्ट के कारण एसी संचरण लाइन का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है आप पूछेंगे, मैं कहूँगा 2 से 3% बढ़ जाता है। एसी विद्युत का उच्च वोल्टेज संचरण हानियों को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हाई वोल्टेज पर हम एसी ट्रांसमिशन करेंगे तो लॉसेस कम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके एसी वोल्टेज को सुविधाजनक हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। ये तीनों बातें सही थी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है उस टैपिंग को क्या कहा जाता है जिसे उपभोक्ता या लाइनों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है, जहां से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है। उपभोक्ता या लाइनों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है। कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस लाइन और फीडर, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें क्या, उसमें क्या होते, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती हैं उसमें क्या करते हैं, टेपिंग की व्यवस्था होती है, और उपभोक्ता या लाइनों को विद्युत की आपूर्ति हम यहीं से निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो जाएगा। सर्विसमैन लाइन मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से बिल्कुल हमारे एनर्जी मीटर तक जो लाइन आती है उसको बोलते हैं हम सर्विस लाइन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।